गया। क्या हुआ? मैं खुद की कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब पर फर्नीचर, रेंट, पब्लिसिटी, इन सब के पैसे कहाँ से आएंगे? गूगल प्ले स्टोर से टीचमेंट ऐप डाउनलोड करो, बस। Simplistic solution for enabling tutors to interact with students in real time. Quick access to manage enrolled students. All your classroom tools in one place. Share assignments in a click. India's #1 teaching app. Teachment, आत्मनिर्भर भारत का अपना ऐप। आसान है, डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, हम लेकर आए हैं क्लास 11th की आपके प्रश्न बैंक है जीव विज्ञान का, इसका सॉल्यूशन। तो आपको इकाई थर्ड का पूरा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके पहले हमने इकाई फर्स्ट का और इकाई सेकंड का सॉल्यूशन बना दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। उसमें आपको 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की और 5 अंक की क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। इसके पहले हमने 1 वीक के पहले आपने जो सॉल्व करवाया था उसमें आपने 1 अंक की और रिक्त स्थान, उसमें जो आपकी एक वाक्य में उत्तर थे उसके सॉल्यूशन डाल दिए थे। अब जो डाल रहे हैं वो 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की क्वेश्चंस के आंसर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आपको यूनिट बाय यूनिट सभी यूनिट का सॉल्यूशन आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। तो हमने पहले और दूसरे यूनिट का डाल दिया। इसके बाद अब हम बताएंगे आपको यूनिट थर्ड का सॉल्यूशन। तो यूनिट थर्ड में आपके कौन कौन से चैप्टर आते हैं? 9 और 10। 9 और 10 अध्याय का आपको पूरा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का। 6 नंबर में आपके 3 अंक की प्रश्न है। 3 अंक की प्रश्न का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, आरएनए व डीएनए में अंतर बताइए। तो आरएनए और डीएनए में क्या अंतर होता है, चलिए देख लेते हैं। पहले डीएनए लिखा हुआ है, फिर इसके बाद आरएनए। ठीक, डीएनए क्या होता है? डीएनए कोशिका केंद्रक में तथा कुछ अन्य सेल ऑर्गन्स में और पौधों की माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। इसके बाद आरएनए में आपको लिखना है, आरएनए कोशिका की कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड की डबल स्टैंडर्ड अणु होते हैं। इसके बाद आरएनए क्या होता है? आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड अणु होता है। ये यानी कि डीएनए क्या होता है? डबल हेलिक्स होता है और आरएनए अपना क्या होता है? सिंगल हेलिक्स होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपको लिखना है, डीएनए में जो शुगर होती है वो डीऑक्सी राइबोज होती है। इसी के कारण डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का फुल फॉर्म होता है। इसमें देखेंगे आरएनए में, तो आरएनए में आपकी कौन सी होती है? आरएनए में आपकी शुगर होती है राइबोज। इसके कारण क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड का फुल फॉर्म होता है। तो आपको समझ में आए होंगे ये। नेक्स्ट है आपका अंतर, डीएनए अल्ट्रा वायलेट किरणों से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं लेकिन आरएनए पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये आरएनए और डीएनए में अंतर था। तो इसको अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। अगर चाहें तो आप नोट्स भी अच्छे से बना सकते हैं। बहुत ही मेहनत के साथ हमने पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। साथ में बेल आइकन का बटन क्लिक करके ऑल में क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो इसका जब हम 4 अंकी और 5 अंकी का सॉल्यूशन डालें तो नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिल जाए। तो चलिए देख लेते हैं। ये था आपका आरएनए और डीएनए में अंतर। तो इसको अच्छे से आपको लिख लेना है और तैयार कर लेना है, क्योंकि दोस्तों आपका जो पेपर बनने वाला है वो मोस्टली आपका 100% ये मान लीजिए कि प्रश्न बैंक से ही बनने वाला है। तो प्रश्न बैंक के आपको सारे क्वेश्चंस तैयार करके ही चलना है। अगर किसी भी क्वेश्चन पर आपको डाउट है या कोई समस्या है किसी भी यूनिट में तो आप पूछ सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन भी आपको दे देंगे। यूनिट बाय यूनिट आपको सभी यूनिट का सोल्यूशन मिल जाएगा। यूनिट फर्स्ट और सेकंड का हमने दे दिया है, यूनिट थर्ड अब देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा? प्रोटीन क्या है, इसके प्रकार बताइए। प्रोटीन क्या होती है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। प्रोटीन क्या होती है? प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक है जो पेप्टाइड बंधों द्वारा श्रृंखला में जुड़ी रहती है। अनेक पेप्टाइड बंध बनने के कारण प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं। तो ये आपको प्रोटीन की परिभाषा लिख देनी है कि प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक है जो पेप्टाइड बंधों द्वारा श्रृंखला में जुड़ी रहती है। अनेक पेप्टाइड बंध बनने के कारण ही प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड भी कहा जाता है।
अब इसमें प्रोटीन के प्रकार कितने होते हैं, तो प्रोटीन के प्रकार होते हैं 2 प्रकार के। एमिनो अम्ल के आधार पर आपके प्रोटीन कितने प्रकार के हो जाते हैं, 2 प्रकार के, समबहुलक प्रोटीन और विषमबहुलक प्रोटीन। समबहुलक प्रोटीन क्या होती है, ये प्रोटीन एक ही प्रकार के एमिनो अम्ल से निर्मित होते हैं, ये समबहुलक प्रोटीन कहलाते हैं। इसके बाद आपका सेकंड है विषम बहुलक प्रोटीन। विषम बहुलक प्रोटीन क्या होती है, ये प्रोटीन भिन्न भिन्न एमिनो अम्ल के संयोजन से बनती हैं, इसलिए इनको विषम बहुलक प्रोटीन कहा जाता है। तो ये आपके प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन के प्रकार आपको लिख देना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर था सेकंड वाले का, इसको भी आपको अच्छे से नोट आउट कर लेना है, नोट्स भी बनाते चलिए, सारे यूनिट का सॉल्यूशन हम आपको दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट पर। अगर आप किसी भी प्रश्न बैंक के कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3rd नंबर का क्वेश्चन है हमारा, अर्धसूत्री विभाजन का महत्व बताइए। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है उसका महत्व क्या होता है, ये आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं। पहला महत्व क्या लिखेंगे आप, अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक जनन करने वाले जीवों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनाए रखता है। क्या करता है, अर्धसूत्री विभाजन जो होता है लैंगिक जनन करने में जीवों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनाए रखता है। तो ये अर्धसूत्री विभाजन के कारण ही होता है। नेक्स्ट है, इस विभाजन में जीन विनिमय होने के कारण, इस विभाजन में क्या होता है, जीन विनिमय होने के कारण जातियों में आनुवंशिक परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। इस विभाजन के द्वारा जीवधारियों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक विशेषताएं बढ़ती जाती हैं। तो ये थे आपके अर्धसूत्री विभाजन के महत्व। तो दोनों महत्व आपको लिख लेना है, ठीक। अभी ये आपको क्वेश्चन आगे मिलेगा कि ये जो अर्धसूत्री विभाजन के कारण लैंगिक जनन करने वाले जीवों गुणसूत्रों की संख्या निश्चित क्यों रहती है, तो गुणसूत्रों की संख्या निश्चित क्यों रहती है, तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही रहती है। तो ये आपको क्वेश्चन अभी आगे मिलेगा, उसमें भी आपको ये लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th नंबर का, नाभिकीय अम्ल क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। नाभिकीय अम्ल क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4th नंबर का है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाभिकीय अम्ल क्या होते हैं, बहुलक मैक्रो अणु। मैक्रो अणु क्या होते हैं, विशाल युक्त जैव अणु होते हैं, बड़े बड़े, उनको आपको मैक्रो अणु ही कहते हैं, जो एकैलिक न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाओं से बनता है। जैव रासायनिकी के परिप्रेक्ष्य में ये अणु आनुवंशिक सूचना पहुंचाने का काम करते हैं, साथ ही ये कोशिकाओं का ढांचा भी बनाते हैं। तो ये होते हैं नाभिकीय अम्ल, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद ये कितने प्रकार के होते हैं, तो नाभिकीय अम्ल जो होते हैं आपके ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, DNA और RNA। DNA क्या होता है, डिऑक्सी राइबो नाभिकीय अम्ल, और RNA क्या होता है, राइबो नाभिकीय अम्ल। ये दोनों आपके नाभिकीय अम्ल कहलाते हैं, DNA और RNA। ये लगभग सभी जीवों में पाए जाते हैं। तो ये अच्छे से आपको नोट आउट कर लेना है, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 देखेंगे, कोशिकाओं में पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या किस प्रकार निश्चित बनी रहती है। तो ये क्वेश्चन अभी हमने ऊपर आपको बताया कि कोशिकाओं में पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या निश्चित क्यों बनी रहती है। तो ये आपको लिख देना है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, ठीक। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, ठीक। इसके बाद आपको गुणसूत्रों के बारे में थोड़ा सा जानकारी लिख देना है। ये हमने बताया हुआ है कि मानव में कोशिकाओं की गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जो 23 जोड़े में होती है। इसमें से 22 गुणसूत्र नर और मादा में समान होते हैं। इनमें अपने अपने जोड़े के समजात होते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप में समजात गुणसूत्र भी कहा जाता है। 23वें जोड़े के गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में समान नहीं होते, जिन्हें विषमजात गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। कोशिकाओं में पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या किस प्रकार निश्चित रहती है, तो इसमें आपको इसका आंसर अर्धसूत्री विभाजन लिखना है। इसके बाद आपको ये पूरा लिख देना है, ठीक। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें। हमने उसमें सभी आपके बायोलॉजी के फुल सॉल्यूशन की PDF प्रोवाइड करवा दी है। तो उसका सॉल्यूशन अगर देखना है तो आप वंदना स्टडी क्लासेस सर्च करेंगे,
टेलीग्राम पर, तो हमारा वहाँ पर चैनल आ जाएगा, वहाँ पर आपको सभी PDF का फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी तरीके से हम सारी यूनिट का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे, तो चैनल पर जरूर बने रहिएगा और साथ में ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, सूत्री विभाजन की मध्यावस्था की विशेषताएँ लिखिए। सूत्री विभाजन जो होता है उसमें मध्यावस्था क्या विशेषताएँ होती हैं ये आपको बताना है। तो इसमें से पहला आपको लिख देना है, मध्यावस्था पर केंद्रक सूत्र तंतु की मध्य रेखा के समतल पर एकत्रित हो जाते हैं। नेक्स्ट आपको लिखना है, मध्यावस्था में प्रत्येक केंद्रक सूत्र अविभाजित की प्रतीत होता है, परंतु इसमें संदेह नहीं कि अवस्था के बहुत पहले से ही केंद्रक सूत्रों के रूप में विभाजित रहता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, विभाजन की क्रिया के पूर्व ही अंतराल अवस्था में केंद्रक में प्रत्येक केंद्र सूत्र अपने सदृश एक दूसरा प्रबलित बना लेता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, ये दोनों सूत्र एक दूसरे के इतने समीप होते हैं कि देखने में ही ज्ञात होता है कि प्रत्येक केंद्रक एक सूत्र में एक विशेष स्थान होता है। तो ये आपको मध्यावस्था की सूत्री विभाजन की विशेषताएं हैं, इनको भी आपको अच्छे से नोट आउट कर लेना है और तैयार कर लेना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन के कार्य लिखिए। प्रोटीन के कार्य क्या होते हैं ये आपको बताना है। तो प्रोटीन के कार्य कौन कौन से होते हैं चलिए देख लेते हैं। प्रोटीन का पहला कार्य होता है शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए उपयोगी। जो शरीर में आपकी वृद्धि होती है और विकास होता है उसमें प्रोटीन का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आपको इसमें 2-4 पॉइंट और लिख देना है कि शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन आवश्यक होती है, वृद्धि और विकास में सहायक होती है। ठीक, शरीर की क्षतिपूर्ति एवं रखरखाव के लिए उपयोगी। शरीर में जो हमारी मांसपेशियां हड्डी वड्डी टूट जाती हैं तो उसकी क्षतिपूर्ति यानी सही करने और रखरखाव करने का कार्य कौन करता है, प्रोटीन करता है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोगी। प्रोटीन से ही हमारी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ऊर्जा उत्पादन के लिए भी प्रोटीन आपके लिए आवश्यक होती है। एंजाइम हार्मोन्स के निर्माण के लिए भी उपयोगी होती है। एंजाइम और जो हार्मोन्स का निर्माण होता है वो भी प्रोटीन के द्वारा ही होता है। तो ये भी आपको लिख देना है कि एंजाइम हार्मोन्स के निर्माण के लिए भी प्रोटीन उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है 5 नंबर, रोग निरोधक क्षमता उत्पन्न करने में भी उपयोगी होता है। रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने में भी आपका प्रोटीन क्या होता है, उपयोगी होता है। विभिन्न क्रियाओं में सहायक होता है। जो शरीर में क्रियाएं होती हैं विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में भी प्रोटीन आपका कार्य करता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं आपके। किसी भी एग्ज़ाम में अगर देख लें, MP बोर्ड हो या फिर किसी और बोर्ड की बात करें या फिर कंपटीशन की बात करें, तो प्रोटीन के कार्य बहुत पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपको ज़रूर तैयार कर लेना है। ठीक, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है 100%। तो प्रोटीन के कार्य आपको ज़रूर रट लेना है एकदम, किसी भी कंपटीशन में भी पूछे जा सकते हैं कि प्रोटीन के कार्य क्या होते हैं, कई बार पूछे गए हैं, आ भी सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंजाइम की विशेषताएं लिखिए। एंजाइम की विशेषताएं क्या होती हैं ये आपको लिखना है। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए और कंपटीशन के लिए। कंपटीशन में एंजाइम और प्रोटीन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें से पहला आपको बताना है कि एंजाइम क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। एंजाइम शरीर के बड़े बड़े अणुओं को छोटे आकार के अणु में तोड़ने में सहायक होता है। शरीर के बड़े बड़े अणुओं जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, इनका क्या होता है, ये बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का कार्य क्या करते हैं, एंजाइम करते हैं। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया एंजाइम के कार्यों पर निर्भर करती है। जो आपकी उपापचय की क्रिया होती है, खाना पचाने का कार्य होता है, वो भी आपके एंजाइम के कारण ही होता है। तो मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया में एंजाइम के कार्य पर निर्भर करती है। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, एंजाइम शरीर में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं को भी गति प्रदान करते हैं।
तो ये थे आपके एंजाइम की विशेषताएं और ये आपके 8 क्वेश्चन थे 3 अंक की। तो ये तीनों के 8 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिए हमने। इसके बाद आपको मिलेंगे 4 अंक की और 5 अंक की क्वेश्चन के आंसर। तो दोस्तों अगर आप 4 अंक की और 5 अंक की क्वेश्चन के आंसर देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उनको भी आपका बायोलॉजी का फुल सॉल्यूशन यूनिट बाय यूनिट मिल सके। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। 4 अंक के प्रश्नों के उत्तर। तो दोस्तों इसके पहले हमने इकाई फर्स्ट और सेकंड के सॉल्यूशन भी फुल सॉल्यूशन 4 अंक की हों या 3 अंक की हों 5 अंक की हों सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे इकाई थर्ड के 4 अंक के प्रश्नों का उत्तर। तो पूरे आपके जो 1 से 8 तक के क्वेश्चन है आपके 4 अंक की, उनका पूरे के पूरे सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, इसके बिल्कुल नहीं करना क्योंकि ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्योंकि आपका जो 90% पेपर है वो आपका प्रश्न बैंक से ही बनने वाला है। सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार करते हुए चलना है। आपको जिस क्वेश्चन में जिस यूनिट में दिक्कत हो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको किस में प्रॉब्लम है, हम उसका भी सॉल्यूशन आपको दे देंगे। तो हम लोग यूनिट बाय यूनिट सॉल्यूशन लेकर चल रहे हैं। तो हमने यूनिट फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, अब थर्ड का नंबर है। तो थर्ड में हमने 3 अंक की क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दिया है। अब हम लोग देखेंगे 4 अंक की का। चलिए देख लेते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उनको भी सारे यूनिट का सॉल्यूशन भी मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका था 7 नंबर में आपके 4 अंक के प्रश्नों के उत्तर पूछे गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कार्बोहाइड्रेट के गुण लिखिए। तो कार्बोहाइड्रेट के गुण आपको लिखना था। कार्बोहाइड्रेट के गुण क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे होते हैं, तो ये आपको लिख देना है, स्वाद में मीठे होते हैं। यह शरीर में शक्ति उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? शरीर में शक्ति उत्पन्न करने के लिए प्रमुख स्रोत होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, शरीर को शक्ति और गर्मी प्रदान करने के लिए चर्बी की भांति यह कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो शक्ति और गर्मी प्रदान करने के लिए जिस प्रकार चर्बी हमारे लिए यूजफुल होती है उसी तरह कार्बोहाइड्रेट भी कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, कार्बोहाइड्रेट चर्बी की अपेक्षा शरीर में जल्दी पच जाता है। जो फैट होता है वसा होती है उसकी अपेक्षा कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? जल्दी पच जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज हो गया, स्टार्च हो गया, शुगर हो गया, ये सारे आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये आपके वसा की अपेक्षा जल्दी पच जाते हैं। तो ये थे आपके कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख गुण। तो इनको आपको अच्छे से नोट आउट कर लेना। आप चाहें तो नोट्स भी बनाते चलें, नोट्स भी बना सकते हैं क्योंकि हम सारे यूनिट का सॉल्यूशन आपको यूनिट बाय यूनिट दे रहे हैं। तो सारे आपको यूनिट बाय यूनिट सॉल्यूशन मिलते जा रहे हैं। आप नोट्स भी बनाते जाइए ताकि एग्ज़ाम्स में आपको दिक्कत ना हो। तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं, उनका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड हो रहा है। तो सारे क्वेश्चन आपको तैयार करते हुए चलना है। तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आप तैयार करते हुए चलेंगे तो आपको गारंटी कि अच्छे मार्क आपके ज़रूर आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? अर्धसूत्री विभाजन की विशेषताएं लिखिए। अर्धसूत्री विभाजन की विशेषताएं क्या होती हैं ये आपको लिखना है। पहला पॉइंट लिखेंगे, अर्धसूत्री विभाजन एक विशेष प्रकार का विभाजन है जिसमें गुणसूत्रों का द्विगुणन केवल एक बार होता है लेकिन कोशिका 2 बार विभाजित होती है। पहला आपको विशेषता लिख देनी है कि अर्धसूत्री विभाजन एक विशेष प्रकार का विभाजन होता है जिसमें गुणसूत्रों का द्विगुणन केवल एक बार होता है, यानी गुणसूत्रों का द्विगुणन एक बार होता है लेकिन कोशिका विभाजन 2 बार होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, इस प्रकार एक जनक कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं निर्मित होती हैं। इनमें से प्रत्येक कोशिका में सामान्य जनक कोशिका की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या और डीएनए की मात्रा आधी होती है। तो ये दोनों विशेषताएं आपको अच्छे से लिख लेना है और तैयार कर लेना है, ठीक। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका पूछा गया था एंजाइम का महत्व लिखिए। तो एंजाइम के महत्व आपको बताने हैं। पहला महत्व आपको देख लेना है। पहला महत्व क्या लिखेंगे? एंजाइम शरीर के बड़े अणुओं जैसे ग्लूकोज को छोटे आकार में तोड़ने में सहायक होता है जिससे शरीर इन अणुओं को ऊर्जा के रूप में प्रयोग कर लेता है। नेक्स्ट आपको लिखना है
लीवर विषाक्त पदार्थों को कम करने का काम करता है और यह कार्य कई तरह के एंजाइम के उपयोग से ही किया जाता है। तो एंजाइम का महत्व लिखना था तो ये महत्व आप लिख दीजिए। एंजाइम केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही काम कर सकते हैं। शरीर में मौजूद अधिकांश एंजाइम शरीर के करीब 37 डिग्री तापमान पर ही काम बेहतर करते हैं। ये नहीं कि काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन तापमान अधिक होने पर इनकी काम की गति क्या होती है, धीमी हो जाती है। एंजाइम कम कार्य करते हैं टेम्परेचर ज़्यादा होने पर। तो ये थे एंजाइम के आपके महत्व। तो ये आपको अच्छे से देख लेना, लिख लेना है, नोट आउट कर लीजिए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन के बटन में ऑल पे क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट यूनिट का सॉल्यूशन जब भी हम डालें तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर का। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, संतृप्त तथा असंतृप्त वसीय अम्लों में अंतर बताइए। संतृप्त और असंतृप्त वसीय अम्लों में अंतर बताना है आपको। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर सारे आपके प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन की फुल PDF दी जा रही है। तो PDF अगर आपको चाहिए तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप में वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से सर्च करेंगे तो आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा और वहाँ आप जुड़ जाइए। वहाँ आपके सभी प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन का आंसर। संतृप्त तथा असंतृप्त वसीय अम्लों में अंतर बताना था आपको। एक तरफ लिख लेना है संतृप्त वसा, एक तरफ लिख लेना है असंतृप्त वसा। ठीक, दोनों में अंतर देख लेते हैं। संतृप्त वसा क्या होती है? संतृप्त वसा अम्लों में बिना दोहरे बंधन वाले कार्बन परमाणुओं की एकल श्रृंखला होती है। यानी कि जो संतृप्त वसा होते हैं उनमें केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक, जो असंतृप्त फैटी एसिड में एक या अधिक दोहरे बंध वाले कार्बन चैन होते हैं। तो इनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच पाया जाता है जो असंतृप्त होते हैं। जो संतृप्त होते हैं उनमें कार्बन कार्बन के बीच आपका सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। पहला आपको अंतर लिख देना है। इसके बाद दूसरा अंतर देखेंगे। डबल बॉन्ड के बिना हाइड्रोकार्बन श्रृंखला केवल एकल बॉन्ड कहलाती है और इसमें आपको देखना है हाइड्रोकार्बन श्रृंखला एक या अधिक दोहरे बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती है। संतृप्त में नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कमरे के तापमान पर ठोस होते हैं और असंतृप्त क्या होते हैं? कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संतृप्त सीधी श्रृंखला में रहते हैं और जो असंतृप्त होते हैं इनकी डबल चैन पर मुड़ी हुई होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है जो पशुओं की वसा, ताड़ का तेल, नारियल का तेल, ये आपके संतृप्त वसा के अंतर्गत आते हैं और आपके वनस्पति तेल, एवोकाडो, सूरजमुखी का तेल, अखरोट, सन, ये जो आपके होते हैं ये असंतृप्त वसा के अंतर्गत आते हैं। तो ये अंतर आपको अच्छे से नोट आउट कर लेना है। आप नोट्स बनाते चलिए। सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बहुत ही अच्छी तरीके से हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जितने भी आंसर हम बताएंगे बिल्कुल करेक्ट बताएंगे। तो इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार करते हुए चलना है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का, समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन में अंतर बताइए। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, हमारी मेहनत आपको दिख रही हो तो थोड़ी सी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 5 है, समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन में अंतर बताइए। समसूत्री विभाजन क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन क्या है, दोनों में अंतर आपको बताना है। समसूत्री विभाजन होता है यह विभाजन कोशिका के सभी प्रकारों में पाया जाता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, यह सामान्यतः पौधों के जीवन चक्र में स्पोर अथवा गैमीट्स के निर्माण से जरा पहले जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। तो आपको दोनों में लिखना है समसूत्री विभाजन कब होता है और अर्धसूत्री विभाजन कब होता है। नेक्स्ट अंतर देखेंगे, विभाजन चक्र पूर्ण होने पर केंद्रक में एकल विभाजन होता है। इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन में लिखेंगे केंद्रक में 2 बार विभाजन होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, समसूत्री के अंत में 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है और अर्धसूत्री में लिखना है विभाजन के अंत में 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का। 6 नंबर में आपका कौन सा क्वेश्चन है, डीएनए की संरचना समझाइए। डीएनए की संरचना कैसी होती है इसको आपको समझाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में भी आ सकता है, बोर्ड एग्जाम्स में भी। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है।
इसका आंसर लिखेंगे डीएनए की संरचना कैसी होती है। डीएनए एक सीढ़ी जैसा दिखने वाला अणु है जो घुमावदार दिखाई देता है, जिससे इसे एक अद्वितीय आकार मिलता है, जिसे डबल हेलिक्स भी कहा जाता है। तो डीएनए के द्वारा ही आनुवंशिक गुणों का आदान प्रदान होता है। आनुवंशिक गुण जो होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो ये हो गया डीएनए की संरचना कैसी होती है। और देख लेते हैं इसमें आपको क्या लिखना है। डीएनए आमतौर पर न्यूक्लियोटाइड्स का एक डबल स्टैंडर्ड पॉलीमर होता है, हालांकि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी पाया जाता है। तो डबल हेलिक्स और सिंगल हेलिक्स दोनों प्रकार के डीएनए पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका डबल हेलिक्स ही होता है डीएनए। तो डीएनए की संरचना में आपके नाइट्रोजन बेस कौन कौन से होते हैं ये आपको अच्छे से देख लेना है, लिख लेना है। एडेनिन होता है जिसको ए से डिनोट करते हैं। दूसरा साइटोसिन होता है जिसको सी से डिनोट करते हैं। तीसरा आपका ग्वानिन होता है जिसको डी कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। चौथा आपका थायमिन होता है जिसको टी से डिनोट करते हैं। तो ये आपके डीएनए की संरचना थी, किस तरह से होती है। तो ये आपको पूरी संरचना का वर्णन करना है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, इसके बाद 7 नंबर। चलिए 7 नंबर का भी दे देंगे हम। 7 नंबर आगे पीछे हो गया क्या। चलिए 7 का आंसर भी हम दे देंगे। एंजाइम का ताला चाबी सिद्धांत लिखिए। एंजाइम का ताला चाबी सिद्धांत लिखना है आपका, कैसा होता है। तो एंजाइम का ताला चाबी जो सिद्धांत है उसको चलिए देख लेते हैं। आधुनिक धारणा के अनुसार एंजाइम के कोलाइडी कणों के पृष्ठ पर निश्चित आकृति के सक्रिय केंद्र होते हैं, जिनमें उचित आकृति के अभिकारक अणु फिट हो जाते हैं, जैसे ताले में चाबी फिट हो जाती है। अतः एंजाइम और अभिकारक अणु में एक प्रकार से ताला कुंजी का संबंध हो जाता है, जिसे ताला कुंजी सिद्धांत कहते हैं। पहले एंजाइम और अभिकारक के अणु एस के साथ सक्रिय संकर ES बनाता है और फिर सक्रिय संकर उत्पाद P और एंजाइम E में टूट जाता है। ठीक इस तरह से आपको ये रिएक्शन भी लिख देना है। E+S बराबर ES, यानी कि एंजाइम और सक्रियक मिलकर क्या बना लेते हैं, एंजाइम सक्रियक। इसके बाद जो एंजाइम सक्रियक होता है वो आपका किस में टूट जाता है, एंजाइम उत्पाद में मिल जाता है। इसके बाद आपका एंजाइम और उत्पाद दोनों में अलग अलग हो जाता है। तो ये आपकी एंजाइम की ताला चाबी सिद्धांत था। तो इसको आपको अच्छे से नोट आउट कर लेना है, देख लेना है। तो ये ताला चाबी सिद्धांत भी आपको अच्छे से देख लेना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक। कैसे लिखना है ये हमने बता दिया है कि क्या है आपका ताला चाबी सिद्धांत। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 शायद धोखे से छूट गया, वो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको करवा देंगे। तो ये आपके सारे क्वेश्चन थे 1 से लेकर के आपके पूरे 8 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर अब आपको सभी प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों इसी तरह से हमने सारे आपके यूनिट बाई यूनिट जीव विज्ञान के सॉल्यूशन डाल दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। आपको यूनिट बाई यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट 3 तक के सॉल्यूशन जो हमने डाल दिए वो आपको सारे मिल जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो यूनिट 4 का आएगा। तो यूनिट 4 अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा। यूनिट 4 का सॉल्यूशन भी बहुत जल्द आ जाएगा। तो दोस्तों सारे जीव विज्ञान के प्रश्न बैंक आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा यूजफुल हो रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए दोस्तों विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।